नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते शुक्रवार के एपिसोड में हमने दो शत्रु देशों ईरान और सऊदी अरब के दोस्ती की कहानी बताई थी। आज के एपिसोड में जापान और दक्षिण कोरिया की दोस्ती का जायजा लेंगे। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। इसी महीने की 16 और 17 तारीख को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल जापान के दौरे पर रहे। बीते 12 सालों में ये पहला मौका है जब किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने जापान का दौरा किया है। एक पुराने विवाद के चलते, जिस पर हम बाद में आएंगे, दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी। इन तल्खियों का असर टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी देखा गया था। लिहाजा दोनों देशों की इस कवायद को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद को हल करने वाली पहल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका पहले से ही जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मतभेदों को खत्म करवाने की कोशिश में था, ताकि इस इलाके में दोनों देश चीन और उत्तर कोरिया का सामना मिलकर करें। अब जबकि दूरियां कम होती दिख रही हैं, तब इसे बड़े भू राजनीतिक परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में दो अहम सवाल हैं। एक तो ये कि इस पहल से भू राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है। दूसरा ये कि वो कौन सा ऐतिहासिक विवाद है जिसके चलते जापान और दक्षिण कोरिया के रिश्ते खराब हुए। सबसे पहले दूसरे सवाल का जवाब जान लीजिए। आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हुआ। इसकी एक बड़ी वजह थी कि इस जंग में जापान एक शक्तिशाली देश की तरह लड़ रहा था, लेकिन उसके हथियार डालते ही युद्ध का समापन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जहां चीन के कुछ हिस्सों पर जापान का कब्जा था, वहीं 1910 से 1945 तक कोरिया पर जापान का शासन रहा। जब दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने हथियार डाल दिए, तब कोरिया की गुलामी का अंत हुआ। लेकिन जब तक कोरिया पर जापान का कब्जा रहा, तब तक जापानियों ने कोरिया के लोगों पर खूब जुल्म उठाए। कोरिया के लोगों से जबरन फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता था। ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग 1.5 लाख बताई जाती है। इसके अलावा वहां महिलाओं को भी यौन शोषण का शिकार बनाया गया। असल में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जापान के लाखों सैनिक जंग में कूद पड़े थे। इस दौरान सैनिकों की यौन इच्छा को पूरा करने के लिए जापान ने एक तरीका खोजा। उसने कंफर्ट स्टेशन तैयार किए। ये स्टेशन इमारतें होती थी जहां सैनिकों के लिए खाने पीने की चीजों के साथ औरतें भी रखी जाती थी। जापानी सेना इन औरतों का यौन शोषण करती थी। आमतौर पर छोटी लड़कियों को कंफर्ट स्टेशन में रखा जाता था। इन्हें कंफर्ट वुमेन कहा गया। अगर कोई महिला यौन रोग से ग्रस्त हो जाती तो उसे या तो जला दिया जाता या बंदूक के बट से कोने से मारकर उसकी जान ले ली जाती। कहा जाता चूंकि जापानी सैनिक गुलाम लड़कियों पर गोली भी खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे बंदूक के कोने से उनकी हत्या कर देते। जापानी सेना के इस व्यवहार को मानव इतिहास में दर्ज सबसे घोर और जघन्य कृत्यों में से गिना जाता है। लेकिन इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब हाल के सालों में जबरदस्ती काम करने के लिए दक्षिण कोरियाई पीड़ितों ने जापानी कंपनियों पर हर्जाने के मुकदमे ठोके। यौन शोषण की पीड़ित महिलाओं ने भी जापान को कानूनी चुनौती दी। हालांकि जापान ये कहता रहा है कि साल 1965 में एक समझौता हुआ था और उसके तहत इन मुद्दों को सुलझा लिया गया था। लेकिन उसके तमाम दलीलों के बावजूद दोनों देशों के बीच तल्खियों में कमी नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान जापानी फैक्ट्रियों में जबरन काम किए जाने के मामले में मुआवजे को लेकर समझौता होने के बाद ही दोनों देश करीब आए हैं। सवाल है कि इस दोस्ती से एशिया की भू राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। जब जापान और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक विवाद के चलते बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा था, तब कोरिया की पूर्ववर्ती सरकार ने ऐलान किया था कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने कि वो अमेरिका और जापान की भागीदारी वाले त्रिराष्ट्र सैन्य सूचना साझेदारी समझौते से हट जाएगा। इसे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट नाम दिया गया था। चूंकि यह समझौता उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटने के लिए बेहद अहम है, इसलिए दक्षिण कोरिया के पीछे हटने से इस इलाके की सुरक्षा दांव पर लग जाती। इसलिए अमेरिका की बेचैनी इस बात को लेकर भरी हुई थी कि अगर दोनों देश साथ नहीं आए, तब जापान दक्षिण कोरिया संबंध का सुरक्षा पहलू खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका हिंद प्रशांत इलाके में
चीन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन को रोकने के लिए उसने क्वाड समूह का गठन किया है। उसमें अमेरिका के अलावा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। दक्षिण कोरिया भी इस इलाके का देश है। उत्तर कोरिया और चीन दोनों से ही अमेरिका का तनाव रहता है। दूसरी ओर जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं। ऐसे में चीन और उत्तर कोरिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका को जापान और दक्षिण कोरिया की ज़रूरत है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब जापान और दक्षिण कोरिया के बीच बेहतर रिश्ते हों। इसलिए अमेरिका दोनों को सभी ऐतिहासिक मुद्दे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश करता रहा है, ताकि वे चीन के खिलाफ साझा मोर्चा पेश कर सकें। इसलिए बीते साल बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर भी गए थे। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आने के बाद माना जा रहा है कि इस इलाके में अमेरिका की पकड़ और मजबूत होगी। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट का भी बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा और इस क्षेत्र में उत्तर कोरिया की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लग सकेगी। हाल के वर्षों में चीन के बढ़ते असर पर काबू पाने के लिए अमेरिका की कोशिश रही है कि वो अपने सहयोगियों को साथ ला सके, और ये दोस्ती उसी का नतीजा जान पड़ती है। लेकिन ये भी सच है कि दक्षिणी चीन सागर समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के चलते जापान और दक्षिण कोरिया समझ गए हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में चीन जैसी ताकत से अकेले निपटना आसान नहीं है। बहरहाल जापान दक्षिण कोरिया की दोस्ती चीन के वर्चस्व को कितना कम कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी एक सालाना रिपोर्ट जारी की। इसमें पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लेते हुए उनकी आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय ने इसमें चीन पर आरोप लगाया कि वो साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद से LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। इस वजह से सीमावर्ती क्षेत्र में अमन और शांति को गंभीर रूप से हानि पहुंची है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के इन प्रयासों को भारतीय सशस्त्र बलों से उपयुक्त प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीमा से जुड़े विषयों का अंतिम समाधान होने तक द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास का आवश्यक आधार अमन एवं शांति बनाए रखना होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में भी पाकिस्तान ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने और अपनी घरेलू राजनीतिक तथा आर्थिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और मनगढ़ंत प्रचार करने में लगा हुआ है। हालांकि भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने की इच्छा रखता है। भारत का निरंतर प्रयास रहा है कि अगर कोई मुद्दा है तो उसे आतंकवाद और हिंसा से मुक्त माहौल में द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, और इस तरह का अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। उधर अमेरिकी सेनेट ने एक प्रस्ताव को पास कर मैकमहोन लाइन को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। साथ ही अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग भी माना है। सेनेट के मुताबिक ऐसे समय में जब चीन मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है, तो अमेरिका के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक भागीदारों, विशेष रूप से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। इसके अलावा इस प्रस्ताव में LAC पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई है। इसमें चीनी आक्रामकता और सुरक्षा खतरों के खिलाफ भारतीय प्रयासों की सराहना की गई है। बीते दिनों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु संचालित पनडुब्बियों का एक नया बेड़ा बनाने की योजना का खुलासा किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ऑकस समझौते के तहत अमेरिका से परमाणु पनडुब्बियों की खरीद करेगा। इसके बाद इन पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। हालांकि इस पर चीन ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। उसने इस समझौते को गलत और खतरनाक बताया है। साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार को कम करने वाला भी करार दिया है। गौरतलब है कि ऑकस को अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सुरक्षा साझेदारी के रूप में वर्णित किया जाता है।
इसके पीछे का मकसद एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना है। हालांकि जानकार इसे चीन के खिलाफ मानते हैं। अब समय है आज की चर्चा पर आधारित सवाल का। सवाल है, जापान और दक्षिण कोरिया की मित्रता हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ा भू राजनीतिक परिवर्तन है। व्याख्या कीजिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके फीडबैक और प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।